अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। चैप्टर 6 सेट थ्योरी बीएस मैथ्स वालों के लिए ये चैप्टर 6 रिलेटेड थर्ड लेक्चर जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है। चैप्टर 6 के जो पहले दो लेक्चर्स थे उनमें हम लोगों ने इकोपोटेंट सेट्स के बारे में पढ़ा था। सेट की कार्डिनलिटी को अभी डिटेल में हम लोग नहीं देख सके। फ़िलहाल हम लोग जो चेक कर रहे हैं अभी वो इक्विवेलेंट या इकोपोटेंसी जो सेट्स की होती है उसकी कंडीशंस को देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने वेरीफाई किया था कुछ सेट्स को, कुछ इंटरवल्स को, कि वो आपस में इक्विवेलेंट या इकोपोटेंट कैसे होते हैं। हमने वहाँ बाइजेक्टिव फंक्शन ड्रॉ किए थे, फंक्शन जो उनसे उनको डिफ़ाइन किया था जो कि 1 1 और ऑन 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। दो सेट्स जो उनसे इकोपोटेंट तभी होते हैं जब हमारे पास एक फंक्शन मिल सके एक सेट से दूसरे के ऊपर जो कि बाइजेक्टिव हो, यानी 1 1 की कंडीशन और ऑन 2 की कंडीशन। और मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि ऑन 2 की कंडीशन को इजीली लिखने का सेट्स के लिए, इंटरवल के लिए तो नहीं, इंटरवल के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे सॉरी कैसे एक सेट जो बी है उसका एक एलिमेंट वाई लेके कैसे हमें एक्स का जो सेट ए है उसका एलिमेंट एक्स कैसे मिलेगा। माजरत। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब जो आज हम लोगों ने देखने, मैंने लास्ट लेक्चर के एंड पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़े थे जिसमें मैंने कहा था कि आप लोग वेरीफाई करिएगा कि जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं विच इज़ 1 2 3 अप टू सो ऑन, कैसे वो इक्विवेलेंट होंगे या इकोपोटेंट होंगे सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स के या सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स के, या वो कैसे जो उनसे इक्विवेलेंट होंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के जिसमें ज़ीरो भी शामिल है। तो ये चीज़ें जो सी हैं सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि फ़ंक्शन कैसे डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहले नंबर की तरफ आ रहा हूँ कि कैसे P को जो कि सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव जो ऑड नंबर्स हैं उनके इक्विवेलेंट कैसे लिखा जा सकता है। यानी मैंने एक फंक्शन डिफाइन करना है O से P के ऊपर। अच्छा, और ये जो ऑड नंबर्स है इसको आप लोग जो उनसे यहाँ जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसको मैं डिफ़ाइन कैसे कर रहा हूँ, मैं इस तरह कर रहा हूँ कि एफ़ जो है अगर इसके किसी एलिमेंट पर लगता है। अच्छा, ये इकोपोटेंट जो से ये सेट्स मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों बराबर कैसे हैं, तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक थ्योरम वेरीफाई करवाया था जिसमें आपने ये देखा था कि जो इकोपोटेंट सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं और सिमेट्रिक की कंडीशन के मुताबिक अगर ए इक्विवेलेंट टू बी है या ई इकोपोटेंट टू बी है तो ऑब्वियसली बी इज़ आल्सो इकोपोटेंट टू ए। तो इसका मतलब है आप ओ से पी पे भी एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, आप पी से ओ प्लस पे भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, और ये ज़्यादा इजी है इसको डिफ़ाइन करना, इसलिए मैं इस तरफ आ गया हूँ कि फ़ंक्शन जो है पी से ओ प्लस पे ऐसे डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि जब पी के किसी एलिमेंट एक्स पे ये फंक्शन लगे तो ओ के जो एलिमेंट्स हैं वो 2x माइनस करके 1 करके वो शो किया है। ये ऑड नंबर्स की जनरल फॉर्म होती है, तो इसको लिखना इजी है। जैसे मैंने इसको लिखा है ऐसे ही आप लोग इसको खुद चेक करिएगा कि पी जो है वो इकोपोटेंट जो है वो इवन पॉजिटिव नंबर्स के कैसे, इवन्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो 2x करके होती है। तो जैसे मैं ये आपको चेक करवा रहा हूँ इसको आप खुद वेरीफाई करिएगा। फ़िलहाल मैं इस तरफ वापस आ रहा हूँ कि मैंने जो फंक्शन डिफ़ाइन किया है जो कि P से O प्लस के ऊपर है वो इस तरह डिफाइंड है कि P के एलिमेंट किसी x पर लगेगा तो आंसर 2x माइनस 1 करके आ रहा है, तो डिफाइंड एस ये फंक्शन डिफाइन की है। अब नज़र आ रहा है कि आप इसको चेक कर लो कि P के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब अगर मैं x की जगह यहाँ 1 पुट करता हूँ तो आंसर जो है वो 1 के बराबर, फर्स्ट ऑर्ड पॉजिटिव नेचुरल पॉजिटिव ऑड नंबर। जैसे ही मैं सेकंड के लिए देखता हूँ तो आंसर 3 आ रहा है, थर्ड के लिए देखता हूँ तो आंसर जो है 5 आ रहा है। इसका मतलब है हमें इसके कॉरिस्पॉन्ड ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन P से O प्लस पर डिफ़ाइन किया जा सकता है। जस्ट अब चेकिंग करने की बात ये रह गई है कि क्या ये बाइजेक्टिव है
वी हैव टू चेक एफ इज़ बाइजेक्टिव। हमने जस्ट ये एक चीज़ चेक करनी है कि एफ बाइजेक्टिव है या नहीं है। उसके लिए बेटा हम लोगों ने दो कंडीशंस चेक करनी होती हैं। पहले 1 to 1 की कंडीशन को चेक करते हैं, फिर ऑन टू की कंडीशन को चेक करते हैं। अच्छा, 1 to 1 की कंडीशन चेक करनी है तो x1 x2 को इससे दो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स लिए सच दैट कि f(x1) जो है वो f(x2) के बराबर है। हमने वेरीफाई करके दिखाना है फिर x1 भी x2 के बराबर है। अच्छा, f(x1) का मतलब क्या होगा कि 2x1 - 1, यानी इससे अगली लाइन यहाँ लिख रहा हूँ, 2x1 - 1 शुड बी इक्वल टू 2x2 - 1। वहाँ से 1 और 1 ऑब्वियसली कैंसल, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 कैंसल, तो वेरीफाई हो गया कि वाकई f1 to 1 तो है। अब ऑन टू के लिए लिखने का बड़ा आसान सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इसका नाम मैं y रख लूँ, सो क्लियरली फॉर एवरी 2x - 1 belongs to O plus, there exists some x belongs to P such that fx is equal to, ये आपने इजीली डिफाइन लिखने का मतलब कागज़ का पेट भरना है तो ये आप उसको लिखेंगे सच दैट कि ये इसके बराबर है। ऑब्वियसली एफ इज़ ऑन टू, लेकिन आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि ओ प्लस के हर नंबर के लिए, हर एलिमेंट के लिए पी में कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़रूर मिलता है। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले वेरीफाई भी किया था कि मतलब मेरे पास कोई ऑड नंबर है 5, मुझे वो कहता है कि इसका नाम अगर y रख लें, इस y के लिए x है क्या, इस सेट का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? तो यस, इसका एक एलिमेंट 2 एग्जिस्ट करता है। वो कैसे? क्योंकि जब x की जगह यहाँ 2 लगाया जाता है, 2 एग्जिस्ट करता है। वो कैसे कि जब x की जगह यहाँ 2 लगाया जाता है तो आंसर, अब ये 5 लिखा हुआ है तो यहाँ 3 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि x की जगह जब यहाँ 3 लगाया जाता है तो 2 इंटू 3 - 1 5 ही आता है। इसी तरह अगर यहाँ 7 है तो उसके लिए यहाँ 4 एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही अगर यहाँ कोई 9 एलिमेंट है, ऑड नंबर है, तो उसके लिए यहाँ जो सा है वो आपके पास 5 एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है आप इस तरह हर एलिमेंट जो इस सेट का है उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट ढूंढ सकते हैं पी के अंदर। लिहाजा एफ ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और चूंकि f(1 - 1) भी है, ऑन टू भी, लिहाजा एफ बाइजेक्टिव फंक्शन है। और फिर इसका मतलब है ये दोनों सेट्स आपस में इक्विपोटेंट हैं, ये वाले सेट्स। तो जैसे मैंने इसको वेरीफाई किया, आपका काम है अब आप लोगों ने जो वेरीफाई करना है वो वेरीफाई करना है कि पी जो सा इसके इक्विपोटेंट है, और जो लास्ट वाला है वो मैं बता रहा हूँ कि पी जो सा है वो नेचुरल नंबर्स के इक्विपोटेंट भी है। अच्छा, वो कैसे वेरीफाई हो सकता है कि आप यहाँ फंक्शन एक लिख रहा हूँ, डिफाइन करें पी से एन पे, और वो किस तरह हो कि आपने यहाँ पी का कोई एलिमेंट एक्स लिया तो एन का एलिमेंट जो है वो x - 1 करके आ रहा है। आप इसको चेक कर लो कि अगर यहाँ पी के नंबर्स लगाए जाएंगे तो यहाँ n के ही नंबर्स आएंगे इस मैपिंग के अंदर। जब आप x की जगह 1 लगाते हो तो आंसर 0, x की जगह 1 लगाया आंसर 0, x की जगह 2 लगाया आंसर 1, x की जगह 3 लगाया आंसर 2, x की जगह 4 लगाया तो एक पीछे जा रहा है ये नंबर। तो इसका मतलब वाकई ये सारे जो से हैं वो n के ही एलिमेंट्स हैं। तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और इसको वेरीफाई अब आप खुद करिएगा कि कैसे ये 1 to 1 है और ऑन टू है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इक्विपोटेंट सेट से रिलेटेड बातें थी। आज के लेक्चर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ आ रहा हूँ। कहता है प्रूव करके दिखाओ एनी टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर इक्विपोटेंट। अच्छा, अब इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है इस थ्योरम को कि प्रूव करना है कि जो उनसे दो सर्कल्स जो उनसे हैं जो कि कंसेंट्रिक हैं, यानी उनका सेंटर सेम है, वो इक्विपोटेंट है। और ये क्वेश्चन ऐसे करके भी आया हुआ है कि अगर C1 एक सर्कल की वैल्यू है XY के ऊपर बेस करते हुए x² + y² = a², ये सर्कल नंबर 1 है, एंड दूसरा सर्कल XY के ऊपर बेस करते हुए x² + y² = b² है, देन C1 इज़ इक्विपोटेंट टू C2। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है
और ये क्वेश्चन बेटा इस तरह भी आपसे कोई पूछ सकता है कि C1 और C2 को इक्विवेलेंट प्रूव करें। इसका मतलब है हमने एक फंक्शन सबसे पहले डिफाइन करना होगा जो C1 से C2 पे है, और फिर ये फंक्शन वाकई ही C1 से C2 पे मैप करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि मैप किया जा सकता है। और जब आप इसको चेक कर लेंगे तो फिर आप लोगों ने ये सेकंड नंबर पे यही देखना होगा क्या ये मैपिंग जो सी है वो बाई, यानी ये जो फंक्शन की मैपिंग है क्या ये बाइजेक्टिव है, यानी वन वन और ऑन टू की कंडीशन को देखेंगे। सबसे पहले तो इनके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए कि ये सर्कल्स हैं क्या जो यहाँ मैंने लिखे हैं C1 और C2 के नाम पे। तो देखो एक सर्कल की कोइन मैंने लिखी थी x² + y² = a²। अब ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है वो 0 0 है, इसका जो रेडियस है वो a है। इसका मतलब ये सर्कल को अगर मुझे वो कहता है ड्रॉ करो, तो मैं इसको ड्रॉ ऐसे करूँगा कि ये सेंटर है इसका 0 0 यानी ओरिजिन पे, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये इसका रेडियस है। अच्छा, वो जो दूसरा सर्कल था जिसका नाम C2 रखा था उसकी इक्वेशन थी x² + y² = b²। ऑब्वियसली इनमें से एक बड़ा है और एक छोटा होगा। फ़र्ज़ कर लो कि ए जो सा है वो छोटा है रेडियस और बी बड़ा है, तो जो सेकंड सर्कल होगा वो कुछ ऐसे होगा, यानी ये रेडियस हुआ इसका, और इसकी ये इसकी इक्वेशन लिखी हुई है सर्कल की। इस सर्कल की जो इक्वेशन थी वो आपके सामने ये लिखी हुई थी। इसका मतलब ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, और हमने अब एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि एक सर्कल C1 से, जो कि जिसका नाम C1 है, C2 पे डिफाइंड हो। तो चूंकि ये सर्कल्स जो उनसे हैं जब आपके पास आएंगे तो आपने जैसे मैंने आप लोगों को इंटरवल्स के लिए हिंट दिया, रियल लाइंस वो स्ट्रेट लाइन की जो स्लो पॉइंट फॉर्म है उसका हिंट दिया था, बेटा इसके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ। लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनो सारे, कि अगर आपके पास सर्कल्स को, और ये तो मैं जनरल वेरीफाई कर रहा हूँ, यहाँ उधर ए और बी की जगह वो कुछ भी नंबर लिख सकता है। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ x² + y² = 16 है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 4 है, क्योंकि यहाँ रेडियस का स्क्वायर लिखा जाता है इक्वेशन में ना, तो ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर मैं ये दूसरी इक्वेशन कहता हूँ x² + y² = 25, तो ये दूसरी जो इक्वेशन है सर्कल की उसका रेडियस 5 है। तो इसको कंसेंट्रिक प्रूव करिए, इसको इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट प्रूव करना हो, या इस तरह की कोई और शेप आपके पास आ जाए, तो आप जनरल जो सा वो ए बी वाले को देख लो, इस तरह का कोई आए तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं एक हिंट दे रहा हूँ इन दोनों सर्कल्स को कि फंक्शन कैसा लें जो कि C1 से C2 पे मैप किया जा सके, वो सर्कल्स की पैरामीट्रिक फॉर्म्स होती हैं जो कि फंक्शन की शेप में लिखी जाती हैं। अच्छा, पैरामीट्रिक फंक्शन जो है, पैरामीट्रिक फॉर्म जो इस सर्कल की हैं वो क्या होगा। अगर सर्कल की कोई ना x² + y² = a², तो सेकेंड ईयर के फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ये पैरामीट्रिक फंक्शन मौजूद है। बुक का पेज नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 था, जिसके अंदर ये बातें मैंने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि पैरामीट्रिक फंक्शन, बहरहाल पैरामीट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन आपको बुक के पेज नंबर 7 8 के ऊपर भी मिल जाएंगी। तो पैरामीट्रिक जो फॉर्म्स होती हैं इसकी, x अगर रेडियस इसका a है तो a cos थीटा और y a sin थीटा, ये इस इक्वेशन की पैरामीट्रिक फॉर्म थी सर्कल की। और आप इसको वेरीफाई कर सकते हो बेटा, अगर इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करो तो ये इक्वेशन आएगी। तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहूँ इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ये है a cos थीटा a sin थीटा, तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑब्वियसली क्या होगी, b cos थीटा और b sin थीटा। तो जब आप एक फंक्शन डिफाइन करोगे C1 से C2 के ऊपर, तो आप पैरामीट्रिक पॉइंट्स को, यानी इसका पैरामीट्रिक पॉइंट है a cos थीटा, यानी x के कोऑर्डिनेट ये है और y का कोऑर्डिनेट ये है, इसको इसके ऊपर मैप करवाओगे विच इज़ b cos थीटा b sin थीटा, अगर आपने फंक्शन C1 से C2 पे डिफाइन करना है। तो ये मैंने हिंट आपको बता दी है। और अब मैं आ रहा हूँ इसको वेरीफाई करने के लिए कि कैसे C1 को इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट प्रूव किया जा सकता है C2 के। अच्छा, फंक्शन डिफाइन करो C1 से C2 पे। C1 जो सा सर्कल की कोइन थी x² + y² = a²। C2 की कोइन है x² + y² = b²। फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ
ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा से बी कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा पे। तो ये फंक्शन की शक्ल है। जब आप लिखो इसे वेरीफाई करने के लिए तो डिफ़ाइन करना है इसको सच दैट आ गई ये वैल्यू। अच्छा, अब हमने चेक क्या करना था, क्या ये वाकई C1 से C2 पे मैप होता है। तो ऑब्वियस बात है कि जब फंक्शन जो सा इस पे लग रहा है, इस पे आंसर जा रहा है, तो ये पहले सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म थी, ये दूसरे सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म थी। तो हमने इससे इस पे मैपिंग इसकी दिखाई है। और ये जो मैपिंग है इसको आप चेक कर सकते हो कि जब इन ये x है और ये y है तो ऑब्वियसली जो पहला सर्कल है उसकी इक्वेशन यहाँ से आ जाती है। और जब इसको आप देखोगे x और y की शक्ल में लिख के स्क्वायरिंग एडिंग करके तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बनता है। हमने जस्ट अब ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो सा है जो मैंने डिफ़ाइन किया है C1 से C2 पे, क्या ये वाकई ही 1 1 है और ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसको अब वेरीफाई करते हैं हम लोग। और मैं फिर यही बात कह रहा हूँ कि जब सर्कल के जो फंक्शन C1 के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे आप लोग तो आपको ये वाली वैल्यू सी है वो नज़र आनी चाहिए जैसे मैंने यहाँ फंक्शन लिखा है। अब ये 1 1 और ऑन टू जो सा है उसकी चेकिंग कर रहा हूँ। f=1 1 और फिर f=on2 को चेक करते हैं जी। तो 1 1 के लिए क्या करना है कि आपने यहाँ C1 सर्कल नंबर 1 के कोई से दो पॉइंट्स ले लेने हैं x1 और x2। अच्छा, x1 और x2 मतलब यानी आपने इसका कोई नाम मैंने अब यहाँ x1 और x2 रख दिया। एक पॉइंट जो सा है वो किस तरह का तुम लोग लोगे कि एक पॉइंट ले लो a cos थीटा 1 और a sin थीटा 1 और दूसरा पॉइंट ले लो a cos थीटा 2, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ वेरी कर रही है विच इज़ थीटा जो कि पैरामीटर के तौर पर आ रहा है, a तो फिक्स है। अब आपने क्या करना है, आपने सपोज करके चलना है कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है और वेरीफाई ये करना है फिर लाजमी x1 भी x2 के बराबर है। अच्छा, जब आपको इसको इसके बराबर लेके चलोगे तो इससे आएगा क्या, f(x1) का फिर मतलब होगा b cos थीटा 1 कॉमा b sin थीटा 1 इज इक्वल टू b cos थीटा 2 कॉमा b sin थीटा 2। अब ये दो दो ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में लिखी हुई वैल्यूज़ हैं। अगर ये दो ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में लिखी हुई वैल्यूज़ बराबर हैं तो इसका मतलब है पहला कंपोनेंट पहले के बराबर और दूसरा कंपोनेंट दूसरे के बराबर होगा। इसका मतलब बी कॉस थीटा 1 शुड बी इक्वल टू बी कॉस थीटा 2 और बी साइन थीटा 1 शुड बी इक्वल टू बी साइन थीटा 2। अब इस इक्वेशन से पता लग रहा है अगर b जो सा है वो कैंसिल कर दिया जाए तो इसका मतलब cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 और sin थीटा 1 इज इक्वल टू sin थीटा 2। ये दोनों बातें बता रही हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 शुड बी इक्वल। यानी अगर cos जो सा है उसकी किसी एंगल पे वैल्यू दूसरे किसी एंगल के बराबर आ रही है, साइन की उसी एंगल पे वैल्यू दूसरे साइन के एंगल उसी के ऊपर बराबर आ रही है, तो लाजमी फिर ये एंगल जो से हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे आपको पता है कि 45 एक ऐसा एंगल है जिस पे कॉज और साइन की वैल्यू बराबर होती हैं। 135 एक ऐसा एंगल है जिस पे साइन और कॉस की 225 एक ऐसा एंगल है जिस पे कॉज और साइन की वैल्यूज़ बराबर होती हैं। तो इसका मतलब है थीटा 1 जो सा है वो लाजमी थीटा 2 के बराबर होगा। और थीटा 1 और थीटा 2 अगर बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो a cos थीटा 1 कॉमा a cos थीटा 2 है, a cos थीटा 1 कॉमा a sin थीटा 1 है, जाहिर अगर थीटा 1 थीटा 2 के बराबर है तो ये जो a cos थीटा 1 कॉमा a sin थीटा 1 लिखा हुआ है लाजमी a cos थीटा 2 कॉमा a sin थीटा 2 के बराबर होगा, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है। और इसका नाम x1 था और हमने इसका नाम बेटा रखा हुआ था x2, इसका मतलब x1 और x2 बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम fx1 को fx2 के बराबर रख के चलेंगे तो हम वेरीफाई कर देंगे कि x1 भी x2 के बराबर है, लिहाजा f11 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट में जो ऑन टू है उसको मैंने पहले भी आप लोगों को कई दफ़ा बताया कि इजी वे है पेपर्स को फिल करने का कि अगर आपसे कोई पूछता है
चेकिंग किए बगैर आप लोग फिर इसको ऐसे ही लिखा करें कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू सेट वाई यानी फॉर एवरी, लगता है कोई मसला हो गया गले को। अच्छा, फॉर एवरी बी कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा बिलोंग्स टू C2 देयर एग्जिस्ट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा बिलोंग्स टू C1 सच दैट कि जब एफ इस पे अप्लाई होता है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा पे, तो आंसर बी कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा के बराबर आएगा, लिहाजा एफ इज़ ऑन टू। यानी हमें लाजमी कोई ना कोई एंगल इस तरह का एक पॉइंट इसका मिलेगा जो कि जब एफ उस पर अप्लाई होगा C1 के एलिमेंट के ऊपर, तो लाजमी C2 में वापस मिलेगा। तो ये ऑन टू की कंडीशन को वेरीफाई करता है, लिहाजा एफ इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, सो C1 इज़ इक्विवेलेंट टू C2। तो ये था आपके पास दो सेट्स जो सर्कल्स, सॉरी दो कंसेंट्रिक सर्कल्स को इकोपोटेंट प्रूव करने का वे। लेक्चर के आखिर में एक क्वेश्चन और भी करके दिखा रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई सेट आता है और कोई ये कहता है कि वो इक्विवेलेंट है या इकोपोटेंट है अपनी किसी एलिमेंट की कार्टीजियन प्रोडक्ट के, और वो नॉन एम्प्टी सेट है, अगर ये वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन कोई पूछता है तो आपने किस तरह इसे डिफ़ाइन करना है। पहले तो आपको कार्टीजियन प्रोडक्ट के बारे में इसका पता होना चाहिए। मसलन मेरे पास सेट ए है 1 2 3 और मुझे वो कहता है ए क्रॉस 1 लिखो, तो इसका मतलब है मैंने तमाम ऑर्डर पेयर्स का सेट बनाना है जो कि 1 1 है, 2 1 की शक्ल में आ सकता है और 3 1 करके ऑर्डर पेयर की शक्ल में आ सकता है। तो इस तरीके से आप इसकी कार्टीजियन प्रोडक्ट लिखेंगे कि आपने इसकी कार्टीजियन प्रोडक्ट किसी एलिमेंट के साथ लिखी तो उसका, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि 1 इसका एलिमेंट ही आपने, अगर मैं मुझे वो कहता है ए क्रॉस ए निकालो तो ऑब्वियसली कार्टीजियन प्रोडक्ट होगी 1A 2A 3A। तो एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई पूछता है कोई सेट है जो कि इकोपोटेंट प्रूव करना है कार्टीजियन प्रोडक्ट की शक्ल में, ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में, उस सेट की कार्टीजियन प्रोडक्ट किसी सिंगल्टन सेट के साथ आपके पास लिखी हुई आ जाए, तो उसको कैसे वेरीफाई करना है। और ये जनरल मैं बता रहा हूँ यहाँ कुछ भी एलिमेंट लिखा जा सकता है, तो आप इसे कैसे वेरीफाई करेंगे उसके लिए भी मैं एक फंक्शन आपके सामने डिफ़ाइन कर रहा हूँ, एफ फ्रॉम ए टू ए क्रॉस 1 सच दैट, ये डिफ़ाइन किया और ये भी मैंने जो आपके सामने लिखा था, मैं ज़रा उसकी तरफ वापस आ जाऊँ कि ए था 1 2 3 और ए क्रॉस ए जो सा है वो मैंने लिख के दिखाया था 1A 2A 3A। तो इसको गौर से देखो सब लोग, इसके अंदर जो एलिमेंट फिक्स है वो सेकंड एलिमेंट है इस सेट का, जो फर्स्ट जगह पे है वो ए के एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं। इसका मतलब है जब आपने इसको डिफ़ाइन करना है तो एफ एट ए जब इस पे लगेगा तो आंसर A,1 करके आएगा। ये जो मैंने आपके सामने डिफ़ाइन किया है, मैपिंग को डिफ़ाइन किया है, अगर आप इसको देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो। मेरे पास एक सेट है ABC या A1 A2 A3, और मैं ज़रा आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाह रहा था इसलिए मैं मज़ीद एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं कि A1 1 A2 1 A3 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ A1 आएगा तो यहाँ भी A1 आ जाएगा, यहाँ इसका सेकंड एलिमेंट की बात करोगे तो सेकंड ऑर्डर पेयर आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट की बात करोगे तो थर्ड ऑर्डर पेयर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ से ये मैपिंग डिफ़ाइन तो कर सकते हैं, यानी एक फंक्शन तो हमें मिल गया। हमने अब जस्ट वेरीफाई करना है कि एफ़ क्या 1 1 और ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑन टू के लिए हम इस सेट के कोई से दो एलिमेंट्स ले रहे हैं और सपोज कर रहे हैं कि FA1 बराबर है FA2 के, और FA1 इज इक्वल टू FA2 का मतलब क्या हुआ कि A1, 1 बराबर है A2, 1 के। अब दो ऑर्डर पेयर्स बराबर हैं तो ऑब्वियसली पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर लिखने का फ़ायदा नहीं, 1 ऑब्वियसली 1 के बराबर होता है, यूनिवर्सल आइडेंटिटी, इसमें कोई इशू नहीं है। लिहाजा FA1 FA2 लेके चले थे और A1 इज इक्वल टू A2 दिखा दिया। 1 to 1 की कंडीशन तो बड़ी इजी होगी, जो ऑन टू की कंडीशन लास्ट में दिखाओगे तो वो उसी वे से बोलना
कि क्लियरली फॉर एवरी a comma 1 belongs to a cross 1, there exists some a belongs to a capital A such that f of a is equal to a comma 1 that is f is on to। भाई सीधी सी बात है कि इसके हर एलिमेंट के लिए, इस सेट के हर एलिमेंट के लिए लाजमी ए का कोई ना कोई एक एलिमेंट तो मिलेगा, जो मैंने अभी दिखाया भी है कि अगर यहाँ A1, 1 लिखा होता है तो इसका एलिमेंट A1 मिलता है। अगर A2, 1 लिखोगे तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट A2 मिलेगा। A3, 1 लिखोगे तो इसका एक एलिमेंट A3 मिलेगा। लिहाजा ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई है, एफ इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, और जैसे ही एफ बाइजेक्टिव होगा हम ये कह सकेंगे ए इज़ इक्विपोटेंट टू A क्रॉस 1। अब बुक पे आप लोगों ने जो काम आज का है आपका वो यही है, जब ये लेक्चर देख लें तो बुक का चैप्टर 6 जो है उसको ओपन करें। मैंने आपको 2 लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल्स में बताया है कि कैसे क्लोज इंटरवल्स को आपस में रिलेट करना है इक्विपोटेंसी शो करने के लिए, कैसे इन्फिनिट सेट्स को जो नेचुरल नंबर्स थे या पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स थे, इवन ऑड नंबर्स थे, उनको इक्विपोटेंट दिखाना है, और कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो उनसे वो सेट्स को इक्विपोटेंट दिखाना है। ऐसे ही मैंने आप लोगों को सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में डिस्कस किया है, और एक असाइनमेंट छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। क्वेश्चंस वहाँ से देखने आप लोगों ने, ये भी बुक में क्वेश्चन मौजूद है आपके कि एक इंटरवल मैंने लिखा है, वो इंटरवल है -1 to 1। अब आपने ये चेक करना है कि ये कैसे इक्विपोटेंट है -π/2 से π/2। वो फंक्शन मुझे आपने बताना है जो यहाँ से यहाँ डिफाइन हो, यहाँ से -1 से 1, -π/2 से π/2, ये आप लोग वेरीफाई करिएगा कैसे फिर वो 1 to 1 और ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसको देखिएगा ये बुक में शायद आपको मिल भी जाए थोड़ा सा तलाश करने से, तो या नेट पे सर्च करें तो आपको नज़र आ जाएगा। तो इसको चेक करिएगा कि ये कैसे आपके पास वैल्यू इस तरह आ सकती है। और उसके अलावा जो उनसे है आपने ये भी देखना है कि -π/2 से π/2 जो उनसे है वो कैसे आप लोग उनसे इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हो सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्विपोटेंट प्रूव करना। तो ये 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ, इसके ऊपर सोचिएगा, सर्च करिएगा, फंक्शन बना के मुझे दिखाइएगा कैसे आप लोग इनको इक्विपोटेंट प्रूव कर सकते हैं, इन सेट्स को, इस इंटरवल को, और इनको आपस में आप लोग देखिएगा। और ये ऑब्वियसली आर जो सा -∞ से इन्फिनिटी का इंटरवल होता है। तो मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह। होपफुली लेक्चर्स की आपको समझ आ रही होगी। और जिन लोगों ने चैनल फ़िलहाल तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो सेट थ्योरी के लेक्चर्स देखना चाहते हैं या मैथ्स के कोई कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नए लेक्चर में नई बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।